नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गवाही नॉवल का आखिरी भाग। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गवाही नॉवल का 13वां पार्ट। नीलेश गोखले डीसीपी के ऑफिस में पहुंचा, जो कि दादर में था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि पेशी को शाम तक टालने का कोई फायदा नहीं था। जो जितना टालता उतना ही ये सस्पेंस उसे हल्कान करता कि डीसीपी आखिर चाहता क्या था। उसने उसके पीए को, जो कि उस जैसा 3 सितारों वाला इंस्पेक्टर था, रिपोर्ट किया। सरकारी वकील के साथ मीटिंग करता है, पीए बोला। खबर करता हूँ। नीलेश ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। पीए ने पहले बजर देकर फोन पर बात की, फिर उठकर भीतर गया। 2 मिनट बाद वो बीच के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने इशारे से नीलेश को करीब बुलाया। नीलेश आगे बढ़ा। वो भीतर दाखिल हो गया तो पीए ने बाहर निकलकर उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। नीलेश ने डीसीपी को ठोक कर सैल्यूट मारा। इंस्पेक्टर नीलेश गोखले रिपोर्टिंग सर, फिर बोला। डीसीपी के नेत्र सिकुड़े। उसने सिर से पांव तक उसका मुआयना किया। एट इज इंस्पेक्टर, फिर बोला। प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। नीलेश सरकारी वकील के बाजू की खाली कुर्सी पर बैठा। नीलेश उससे अच्छी तरह वाकिफ था। उसका नाम कपिल तेनगोरिया था और वह बहुत काइया वकील था। वह सरकारी वकीलों के बड़े पैनल पर था, फिर भी इतना जुगाड़ू था कि अधिकतर पुलिस के केस उसी के हिस्से आते थे। तुम्हारे थाने से, डीसीपी अपलक उसे देखता बोला, जिन पुलिसकर्मियों की बैड रिपोर्ट मुझे मिली है उनमें से तुम लिस्ट के टॉप पर हो। मेरी बदकिस्मती सर। किस्मत सद हो या बद हो, खुद बनाई जाती है। तुमने बद बनाई, वो बद बनी। इरादतन ऐसा कुछ ना किया सर। गैर इरादतन भी क्यों किया? नीलेश से जवाब देते ना बना। बद आदमी के कर्म ही उसे दुर्गत की ओर लेके जाते हैं। जंग कहाँ से आता है? लोहे से। लोहे से पैदा होता है जंग, और फिर लोहे को खा जाता है। यही हाल बद आदमी का होता है। उसकी बदी ही उसे भस्म कर देती है, भस्मासुर की तरह। नीलेश खामोश रहा। आई डोंट रियलाइज क्रोक्ड कॉप। क्रोक्ड कॉप मेरे नीचे काम नहीं कर सकता। उसे कोई और कारोबार तलाश करना होगा। सर, मैं 15 साल से पुलिस में हूँ। यानी 15 साल से गलत जगह पर हो? इस उम्र में और कहाँ जाऊँ? दैट्स योर प्रॉब्लम, नो? यस सर। तुम भाई लोगों की तरफ हो, मैं भाई के खिलाफ हूँ। तुम अन्ना रघु शेट्टी के आदमी हो, मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। जी जान से उसके खिलाफ केस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की तारीख में मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम उसे जेल की सलाखों के पीछे देखना है। ये जागृति अब आई है क्योंकि तुम समझते हो तुम्हारे भाई सब इंस्पेक्टर राजेश गोखले के कत्ल के पीछे उसका हाथ है। बाय द वे, मुझे तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस है। आप बड़े आदमी हैं सर, आला अफसर हैं। बड़े लोगों का अफसोस बाय द वे ही होता है। वो तनिक हड़बड़ाया। आई हैव वेरी गुड रिपोर्ट ऑन हिम, फिर बोला। ही वॉज एन ऑनेस्ट कॉप। उसके मुकाबले में तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड को रिव्यू करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब होता तो मैं आउट ऑफ टर्न इंस्पेक्टर ना बना होता। वो भी रिव्यू का मुद्दा है। नीलेश खामोश रहा। मैं तुम्हारे भाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बाइबल का गुडसन याद आता है। कैन गुडसन था और एबल शैतान की औलाद था, जो कि मैं हूँ, बैटसन। अच्छा हुआ अपना असेसमेंट तुमने खुद ही कर लिया। सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट के भी काम आता है। दिस वे आई मस्ट से दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक। इंस्पेक्टर गोखले, इट्स नेवर लेट टू वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वंस लॉट। आई एम डूइंग एग्जैक्टली डैट सर। इसी वास्ते मैंने सिटी जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन पर हाथ डालने का जोखम उठाया। सर, मैं उसे प्लेट में सजाकर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ ग्रैंडेस्ट टू रिमूव फोकस फ्रॉम योर मिसडीड्स एंड आई कैन से ओनली वन थिंग। व्हाट्स दैट सर? यू आर अ गुड स्टोरी टेलर सर, बट नॉट अ ग्रेट स्टोरी टेलर। गुस्ताखी माफ सर। जो आपको स्टोरी जान पड़ती है वो हकीकत है। आप हकीकत को नहीं झुठला सकते। आपको मेरे एफर्ट्स को, सिंगल हैंडेड एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका खुद का प्राइम टारगेट भी शेट्टी है। ये बात ठीक है,
लेकिन मैं उस तक पहुंचने का जरिया महकमे को उन लोगों को नहीं बनाना चाहता जो कि उसके हाथों बिके हुए हैं। जो पुलिस ऑफिसर पाले के आजू भी हों बाजू भी हों, वो मेरे किसी काम के नहीं। जिस हाथ को मवाली के फेंके टुकड़े बीनने से फुर्सत ना हो, उसको सलाम ठोकने से फुर्सत ना हो, वो उस पर नहीं उठ सकता। सर, आपको मेरे बारे में खामख्याली है। कई बार दुश्मन पर कारामाद वार करने के लिए उसके भीतर तक पैंट लगानी पड़ती है। शैतान का मुकाबला आतिश से करना पड़ता है, जो कि तुम कर रहे हो। यस सर। तुम शेट्टी की तरफ नहीं हो, उसकी तरफ होने का भ्रम पैदा कर रहे हो, उसे भरमा रहे हो कि उसकी तरफ हो। यस सर, ताकि उस पर अपनी जुबान में कारामद वार कर सको। यस सर। यकीन नहीं आता, जैसी तुम्हारी रिपोर्ट है उसकी रूह में यकीन नहीं आता। तेंगोरिया ने खंकार कर गला साफ किया। डीसीपी ने उसकी तरफ देखा। ही मे हैव अ पॉइंट देयर, तेंगोरिया बोला। व्हाट पॉइंट? डीसीपी बोला। इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, एक निगाह में स्मार्ट ऑपरेटर में और क्रुक्ड कॉप में फर्क करना मुश्किल होता है। ही मे बी अ स्मार्ट ऑपरेटर। मौजूदा केस में मैं नहीं समझता कि इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देने में कोई हर्ज है। कुछ क्षण खामोशी रही। इधर मेरी तरफ देखो, फिर डीसीपी नीलेश से बोला। यस सर। मैं इस धारणा का पोषक ना हूं, ना बन सकता हूं कि हिंदुस्तान एक करप्ट मुल्क है। यहां सारा सरकारी अमला ऊपर से नीचे तक करप्ट है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। भलाई और बुराई का चोली दामन का साथ होता है। भले बुरे लोग हर जगह होते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है, जहां भले लोग घटते जा रहे हैं और बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। दुख की बात है कि पुलिस में लोग भर्ती इस मंसूबे के साथ होते हैं कि रिश्वत से मालामाल हो जाएंगे। किसी को तनख्वाह से सब्र नहीं, सब ऊपरी कमाई के तलबगार हैं। टोको, सवाल करो तो कहते हैं मजबूर हैं। सबके पास अपनी करतूत को जस्टिफाई करने के लिए जवाब है। कोई कहता है आला अफसर के बिचौलिए का काम किया, रिश्वत लेने के लिए उसे मजबूर किया गया। रिश्वत उसके हुक्म पर उसके लिए बटोरी और बहती गंगा में खुद भी हाथ धो लिए। कोई कहता है लाखों रुपया रिश्वत में देकर अपॉइंटमेंट लेटर हासिल किया, रुपया घर बार बेचकर हासिल किया, सूद पर उठाया और अब उसकी रिकवरी की कोशिश करने में कुछ गलत नहीं है। वो एक न्यायोचित काम है। कोई कहता है रिश्वत इसलिए खाई कि वो नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। हर करप्ट कॉप के पास अपनी रीजनिंग है, जिससे वो औरों को नहीं खुद अपने को भरमाता है। ऐसे लोग ईमानदार पुलिस ऑफिसर की खिल्ली उड़ाते हैं, उसे इडियट करार देते हैं। उसकी ईमानदारी से सबक लेने की जगह उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसे बुज़दिल तक करार देते हैं, क्योंकि उसमें रिश्वत के समंदर में गोते लगाने का हौसला नहीं। खुद को उजला नहीं रंग सकते, इसलिए दूसरे को काला रंगने की कोशिश करते हैं कि करप्शन के हमाम में सब उतरे और सब नंगे दिखाई दें। कैसी विडंबना है कि बेईमान ईमानदार को उतना नहीं चुपता जितना ईमानदार बेईमान को चुपता है। ईमानदार का ईमानदार बने रहना बेईमान के लिए चैलेंज है, इसलिए ईमानदार को उसके ऊंचे पेडेस्टल से टांग पकड़कर घसीटना उसका फर्ज है। मैं इस सोच के खिलाफ हूँ, मैं इस रवायत के खिलाफ हूँ। मैं मुल्क को घुन की तरह खाए जा रहे व्यापक करप्ट सिस्टम से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से करप्शन की झंडाबरदारी खत्म करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं रिश्वत के तंत्र जाल को अमूलचूल खत्म नहीं कर सकता, लेकिन करप्ट पुलिसकर्मियों को बराबर एक्सपोज कर सकता हूँ। ऐसा करने से भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत हिलडुल होगी, और कुछ नहीं तो मुझे ये आत्मसंतोष प्राप्त होगा कि मैंने कोशिश तो की। इस अवधारणा को तो छिनबिन किया मैंने कि जो ऊपर आकर बैठ जाता है उसका हाथ पसरा होता है। ऐसा नहीं है तो कम से कम वो लोग तो अपनी करतूतों से बाज आएं जो कहते हैं कि आला अफसर के इशारे पर उसके लिए रिश्वत बटोरी। कोई मुझे समझाए कि कैसे 20,000 रुपये सैलरी में कोई थाना अध्यक्ष कुछ ही सालों में मुंबई जैसे महंगे शहर में 5-6 फ्लैट खरीद सकता है, 5-6 ट्रक खरीद सकता है, सिनेमा हॉल खरीद सकता है, होटलों में हिस्सेदार हो सकता है। और ये क्यों कर होता है कि पकड़ा जाने पर शर्मिंदा तक नहीं होता। ऑन कैमरा मीडिया को इंटरव्यू देता है और कहता है कि उसे फंसाया गया है। सस्पेंशन को सजा नहीं मानता, चंद दिनों की असुविधा मानता है। गिरफ्तारी, कोर्ट कचहरी से बेइज्जत हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि उसकी ये मान्यता मजबूत है कि रिश्वत लेते पकड़ा गया, रिश्वत देकर छूट जाएगा। मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं कि ऐसे सब लोगों को तीर की तरह सीधा कर सकूं, लेकिन मैं उनका चैन इत्मीनान बराबर छीन सकता हूं, उनका जीना हराम बराबर कर सकता हूं। अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मैं करके रहूंगा और इंतजार करूंगा बड़े अरमान से कि कोई तो सुधरेगा। नीलेश खामोश रहा। मैंने अपने मन की बात कह ली, अब तुम्हारी बारी है। बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो शेट्टी के खिलाफ, कैसे कर सकते हो? मैंने किशोर मुलगांवकर नाम के एक आदमी का पता निकाला है जिससे कि शेट्टी खौफ खाता है। उसकी स्टोरी ये है।
नीलेश ने सविस्तार सब किस्सा बयान किया। वो खामोश हुआ तो उसने पाया कि डीसीपी के मिजाज में तब्दीली आ चुकी थी और सरकारी वकील से तो अपनी उत्तेजना छुपाए नहीं छुप रही थी। ये बहुत हेल्दी प्रॉस्पेक्ट है, तेंगुरिया बोला कि 15 साल पहले आज का बिग बॉस अन्ना रघु शेट्टी एक बैंक डकैती में शरीक था। उसने 2 पुलिसकर्मियों को शूट किया था और ये किशोर मुलगांवकर नाम का फोटोग्राफर उसकी इन एक्शन तस्वीरें खींचने में कामयाब हो गया था। तब से आज तक शेट्टी की गर्दन मुलगांवकर के हाथ में है, तो यकीनन वो तस्वीरें बहुत डैमेजिंग है। उन तस्वीरों का रोशनी में आना शेट्टी की पहुंच से दूर महफूज रखने में मुलगांवकर ने कोई कोशिश उठा न रखी होगी। वो तस्वीरें जरूर कहीं किसी बैंक के लॉकर में बंद है और उसके वकील को उसकी बाबत हिदायत है कि अगर उसे कुछ हो जाए, शेट्टी के किए या कराए हो जाए, तो वो तस्वीरें पुलिस को सौंप दी जाए। मुलगांवकर शेट्टी को इतने सालों से ब्लैकमेल कर रहा है, तो इससे अपनी हिफाजत का ऐसा कोई इंतजाम अपेक्षित है। शेट्टी इतने सालों से ब्लैकमेल हो रहा है तो ये भी जाहिर है कि मुलगांवकर ने उसको पूरी तरह से फिट किया हुआ है। वो हिल भी नहीं सकता। ऐसा ना होता तो वो मुलगांवकर को कब का खल्लास कर चुका होता। वो तस्वीरें शेट्टी को टोटल फिनिश कर सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो हमारे हाथ कैसे आए। इतना मुश्किल काम नहीं है ये, डीसीपी बोला, खासतौर से पुलिस के लिए। हम जानते हैं ये आदमी एक्सप्रेस का मुलाजिम था और चैम्बूर में सुभाष नगर रोड पर रहता था। हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी कहाँ कौन से बैंक से डीलिंग थी। हम उसके वकील का भी पता निकाल सकते हैं और कहीं लॉकर का पता लगने पर हम अपनी जुडिशियरी पावर्स के इस्तेमाल से उसे खुलवा सकते हैं। हम इस लाइन पर वॉर फुटिंग पर काम कर सकते हैं। नतीजा हासिल होने में वक्त लग सकता है, लेकिन हासिल होकर रहेगा। दैट्स वेरी गुड, यानी कि रावण ढेर होके रहेगा। लेकिन वो तस्वीरें सिर्फ शेट्टी का वाटरलू साबित होंगी। उनसे सायाजी घोसालकर का और उनके माफिया निजाम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो भी बिगड़ेगा, नीलेश धीरे से बोला। कैसे? उसका दूसरा तरीका है। क्या? एक गवाह बिगाड़ेगा जिसका उनके निजाम के खिलाफ प्राइम विटनेस का दर्जा होगा, जो पूरे निजाम से पूरी तरह से वाकिफ है, जो हर नाम, हर कारनामे की हर तारीख, हर पे ऑफ के प्राप्तकर्ता, हर ठिकाने से वाकिफ है, जो पिछले 6 साल से उन लोगों के हाथों बिका हुआ है और अब उनके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार है। मुझे उम्मीद है ऐसा गवाह आपके काम का होगा। ये कोई कहने की बात है, तेंगुरिया बोला। ऐसा गवाह तो चिराग लेकर ढूंढे नहीं मिलता, बराबर होगा। कौन है वो? डीसीपी उत्सुक भाव से बोला। क्या नाम है उसका? नीलेश गोखले। तुम? मैं। खामोशी छा गई। आखिर डीसीपी ने खामोशी भंग की। जानते हो, वो बोला, तुम क्या कह रहे हो? खूब अच्छी तरह से जानता हूं, तभी तो कह रहा हूं। कहने से पहले खुद अपने अंजाम के बारे में सोचा? जी हां, सोचा। शायद ठीक से नहीं सोचा, या कम करके सोचा, तेंगुरिया बोला। तुम जेल जा सकते हो, जान से जा सकते हो। परवाह नहीं, नीलेश बोला। होनी चाहिए। क्यों ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहे हो? क्योंकि ये कदम ही स्थापित कर सकता है कि आखिर मैं सब इंस्पेक्टर राजेश गोखले मरहूम का भाई हूं, उसकी तरह गुड सन हूं। तुम सुधरने के लिए ये कदम नहीं उठा रहे हो, बदले की भावना से प्रेरित होकर ये कदम उठा रहे हो। भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये कदम उठा रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? महकमे को क्या फर्क पड़ता है? बड़ी बात यह है कि एंड रिजल्ट महकमे को माफिक आएगा। तुम मेरी समझ से। तभी फोन की घंटी बजी। डीसीपी ने कॉल रिसीव की। उसने संजीदगी से कुछ देर फोन सुना। ओके, आखिर बोला, कीप मी पोस्टेड। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा। पवई रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, उसने बताया। उसकी कैजुअलिटी का हुलिया कद काट निधि मीरानी से मिलता है, लेकिन अभी पॉजिटिव कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। हो जाएगी, नीलेश बोला। जैसे उसका अगवा हुआ था, उससे निश्चित था कि उसे मरना ही था। भाई लोगों की मुखालफत की सजा उसको मिलके रहनी थी। मैं मूर्ख था जो समझता था कि अकेला ही उसे बचा सकता था। मक्खी की तरह मसल दिया बेचारी को। अब अगला नंबर किशोर मुलगांवकर का होगा, मेरा होगा। भाई लोगों की मुखालफत में सिर उठाने की मूर्खता करने वाले हर शख्स का होगा, क्योंकि उनका महकमा काम करता है, हमारा बातें करता है, मीटिंगें करता है। हम हवा में उछलते हैं, वो हासिल हेल्प पर कार्रवाई करते हैं। हम उसमें मीन मेक निकालते हैं, हेल्प ऑफर करने वाले के उसमें निजी स्वार्थ टटोलते हैं। तुम आपे से बाहर हो रहे हो। अब होऊंगा ना। लगता है जो करना है मेरे को ही करना है, और महकमे के स्टाइल से नहीं, भाई लोगों के स्टाइल से करना है। इंस्पेक्टर गोखले, कंट्रोल योर सेल्फ, कर्ब योर एंथुजियाज्म। यस सर, राइट सर। नाउ
मे आई बी एक्सक्यूज्ड। डीसीपी ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। नीलेश ने उठकर सलाम ठोका और घूमकर वहां से रुखसत हुआ। बाहर पीए के फोन का बजर बज रहा था। पीए ने हाथ के इशारे से उसे रोकने को बोला और फोन सुना। यस सर, वो माउथपीस में बोला। उसने फोन वापस क्रैडल पर रख दिया। मेरे पास तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर है, वो बोला। ड्यूली टाइप्ड एंड साइंड बाय डीसीपी। उसने एक लेटर उसके सामने लहराया। बढ़िया, नीलेश बोला। लाओ, किधर साइन करना है? अभी अंदर से डीसीपी का फोन था। उसने सस्पेंशन ऑर्डर रोक लेने का हुक्म दिया है। रोक लेने का? क्योंकि आज मुहूर्त ठीक नहीं है। कल देने को बोला है। ना देने को बोला है। उसने उसे दिखाकर लेटर के 4 टुकड़े किए और उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नीलेश पोवई रोड पर और आगे मौका वारदात पर पहुंचा। वहां पुलिसियों और तमाशाइयों का जमघट लगा हुआ था। एक और सामने से बुरी तरह से पिचकी हुई एक मारुति 800 कार खड़ी थी। उसके करीब सड़क पर एक स्ट्रेचर पड़ा था, कार से निकालकर जिस पर लाश डाली जा चुकी थी और उसे एक चादर से ढका जा चुका था। वहां मौजूद पुलिसियों का इंचार्ज एक ट्रैफिक का सब इंस्पेक्टर जान पड़ता था। नीलेश ने उसे अपना परिचय दिया। लाश की शिनाख्त हुई? उसने पूछा। आपके थाने से एक गायबशुदा लड़की का हुलिया सर्कुलेटेड है। उसके मुताबिक ये वही लड़की जान पड़ती है, लेकिन पक्की शिनाख्त होना अभी बाकी है। वजह? लाश काफ़ी जल गई है, इस वास्ते ठीक से हुलिया टैली करना मुमकिन नहीं है। जल कैसे गई? इम्पैक्ट से कार को आग लग गई ना। कुछ नौजवानों ने अपनी कार को रोककर लाश को बाहर निकाला, वरना बिल्कुल ही कोयला हो गई होती। ओह, मैं लड़की से वाकिफ था, मैं पक्की शिनाख्त कर सकता हूँ। बढ़िया, कीजिए। एसआई ने खुद उसके लिए लाश पर से चादर हटाई। निधि? काफ़ी है, नीलेश भर्राए कंठ से बोला। एसआई ने लाश को बदस्तूर चादर से ढक दिया और प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। वही लड़की है, नीलेश बोला। निधि मीरानी। एक्सीडेंट कैसे हुआ? खुद कार चला रही थी, कार काबू से निकल गई। आगे सड़क पर एक बाजू एक बिगड़ा हुआ ट्रक खड़ा था, पूरी रफ्तार से हेड ऑन उससे जाके टकराई। आपने कार का हाल भी देखा और लड़की का भी। सोच ही सकते हैं कि क्रैश कैसा रहा होगा। लड़की ने किया क्योंकि कार उसके काबू से निकल गई। जाहिर है, जाहिर है बस। बोले तो इसे कार चलाना नहीं आता था। अपने पीछे हक बकाए से एसआई को छोड़कर नीलेश वहां से रुखसत हुआ। नीलेश अंधेरी पहुंचा। उसने घुसालकर के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। घुसालकर ने खुद दरवाजा खोला। उस घड़ी वो नीली जीन्स और काले रंग की पूरी बाहों वाली गोल गले की टी शर्ट पहने था। उसने उसके पीछे निगाह दौड़ाई तो उसे एक और आजू बाजू खड़े 2 सूटकेस दिखाई दिए। आ गोखले, घुसालकर बोला। कैसे आया? कहीं जाने की तैयारी है? भीतर दाखिल होता नीलेश बोला। ऐसी है, इस वास्ते टेम का तोड़ा। 2 घंटे में फ्लाइट है। क्या? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने मेरे को निधि को तलाश करने को बोला था, तो तलाश किया ना मैंने। बढ़िया, किधर है? नीलेश ने छत की तरफ उंगली उठाई। क्या? घुसालकर हक बकाया। अभी 1 घंटा पहले पोवई रोड पर कार चलाते एक्सीडेंट किया। खड़े ट्रक में कार मार दी। इम्पैक्ट से कार में आग लग गई, वो भी झुलस गई। शक्ल नहीं देखी जाती थी। मर गई? हाँ। गोखले, मस्करी कर रहा है तो गोली मार दूंगा। सच कह रहा हूं। क्या सच कह रहा है? निधि मर गई? हाँ। कार एक्सीडेंट में? हाँ। साथ कौन था? कोई नहीं। कोई नहीं? कार कौन चला रहा था? निधि। क्या बकता है, उसको कार चलाना किधर आता था? इसी बात पर जोर देना चाहता था मैं, इसी वास्ते फोन न किया, खबर पहुंचाने खुद आया। 2-3 बार घुसालकर का मुंह खुला और बंद हुआ। 2-3 बार उसने बेचैनी से पहलू बदला, फिर उसके गले की घंटी उछली। नीलेश ने उसके चेहरे पर निगाह डाली तो पाया कि उसकी आंखें डबडबा आई थी। मवाली जज्बाती हो रहा था। मैं उसको दिल से चाहता था, वो भर्राए कंठ से बोला। फिर भी उस रोज उसका कचरा कर दिया, जुबानी भी और एक्ट में भी। मेरा मिस्टेक, जास्ती नशा किया, इस वास्ते ऐसा हुआ। नशा उतरते ही पछताने लगा। सच में मैं उसको दिल से चाहता था। जुल्म किया मैंने बेचारी पर। 3 साल से मेरे पास थी और मेरे ही पास थी। पूरी ईमानदारी से टोटल मेरी बन के मेरे साथ रहती थी। ड्रिंक करने लगी थी, पर कभी कभार को छोड़कर उसका ऐसा करना मेरे को अच्छा ही लगता था। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ।
पण कैसे हुआ? तू बोलता है उसके साथ कोई नहीं था, वो कार में अकेली थी। कार चलाना तो उसको आता नहीं था। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समझना इतना मुश्किल तो नहीं। क्या क्या मतलब हुआ? एक ही मतलब है। अरे पहेलियां बुझाता है, बोलता काहे नहीं? कत्ल, कत्ल हुआ उसका। कत्ल? किसने किया? वो बात इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात है किसने कराया। किसी ने कराया? हाँ। वो खामोश हो गया। उसने अपनी डबडबाई आंखों पर एक हाथ की पीठ फेरी। शेट्टी बोला। फिर वो इतना धीरे बोला कि नीलेश बड़ी मुश्किल से सुन पाया। उसको कुछ नहीं होगा। वो खुद बोल के रखा, उसको कुछ नहीं होगा। आपने उसकी बात पर यकीन किया, जैसे मैंने आपकी बात का यकीन किया कि मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। दोनों का बात एक जैसा नहीं था। तेरा भाई हूल देता था। निधि किधर ऐसा कुछ किया? उसको क्यों लुढ़का दिया? उसको खल्लास करना किधर जरूरी था? वो मुंह नहीं खोल सकती थी, वो मेरे काबू में थी। मैं गारंटी था उसके मुंह ना खोलने की। उसको टपकाना किधर जरूरी? बन गया था जरूरी। क्या बोला? बन गया था जरूरी, क्योंकि उसने मेरे को किशोर मुलगांवकर के बारे में बताया। मुलगांवकर बोला मैं, जो शेट्टी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। बोले तो आपको भी। मेरे को भी? हाँ। खाम ख्याली है तेरी। बड़े यकीन से कह रहे हो। कोई वांदा? तो इसका मतलब है बैंक डकैती में आप शरीक नहीं थे, लेकिन उतना काफी नहीं आपके बच निकलने के लिए। शेट्टी के जोड़ीदार आप फिर भी हैं। अब शेट्टी के डूबने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डूबने का वक्त आ गया है। शेट्टी डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्यों डूबेगी? शेट्टी क्यों डूबेगा? मैं डूबूंगा ना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा क्या होगा? मैं भी साथ डूबूंगा, पर वांदा नहीं मेरे को। जो गलत रास्ते पर चलते हैं उन्होंने आखिरकार डूबना ही होता है। गोखले, बोले तो तेरे मगज में लोचा। ठीक है, पर अभी अपनी सोचो। अपनी क्या सोचूं? अभी मरने का है या बाद में? क्या? नीलेश ने गन निकालकर हाथ में ले ली। उसने बड़े सहज भाव से गन को घुसालकर की तरफ ताना। मेरे को उस भीड़ू का नाम मांगता है, वो बोला, जो मेरे भाई को शूट किया। पता मांगता है। तू पागल है ना? अभी सोचो, पागल क्या कर सकता है? उसने गन का कुत्ता खींचा। घुसालकर की आंखों में भय की छाया तैर गई। जो किया शेट्टी ने किया, वो जल्दी से बोला। बढ़िया, क्या किया? हिटमैन बाहर से बुलाया। कहां से? गोवा से। कौन हिटमैन? चर्चिल रिकार्डो। उसने मेरे भाई को शूट किया? हाँ। सुपारी उठाई? हाँ। अभी किधर है? मुंबई में है या निकल गया? मुंबई में ही है। क्यों? अक्खा इडियट, पीछू गवाह जो छोड़ा। गवाह के सामने तेरे भाई को शूट किया। अभी गवाह को भी खल्लास करना मांगता है। शेट्टी भी ऐसी मांगता है। इस वास्ते उसका हुक्म गवाह को फिनिश किए बिना मुंबई छोड़ के नहीं जाने का। शेट्टी इसी वास्ते उसका सुपारी का रोकड़ा भी रोक के रखा। अभी चर्चिल रिकार्डो गवाह को फिनिश करने का मौका ढूंढता है, पर नहीं मिल रहा, क्योंकि गवाह पुलिस प्रोटेक्शन में। वो गवाह को फिनिश ना कर सका तो वो फिनिश होगा। शेट्टी एक टाइम तक ही वेट करेगा। उस टाइम तक रिकॉर्डर अपना काम नहीं करेगा तो शेट्टी अपना काम करेगा। किधर है? मुंबई में। घुसालकर हिचकिचाया। नीलेश ने हिंसक भाव से रिवॉल्वर वाला हाथ तनिक ऊंचा किया। मेरे को टेम का तोड़ा, फिर धीरे से बोला। कोलीवाड़ा, उधर बिंद्रा चौक पर साई कृपा होटल है। रूम नंबर नहीं मालूम। बॉस, अभी मैं जाता है। मेरे निकल लेने तक हिलने का नहीं, ऐसे ही खड़े रहने का। क्या? घोसालकर ने सहमति में सिर हिलाया। नीलेश वहां से चला गया। पीछे घोसालकर ने कांपते हाथों से एक सिगरेट सुलगाया और ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहलता उसके कश लगाने लगा। जल्दी ही झुंझलाते हुए उसने सिगरेट को तिलांजलि दे दी और मोबाइल निकालकर शेट्टी का नंबर पंच किया। तत्काल उत्तर मिला। घोसालकर बोलता है बाप। घोसालकर अभी उधर ही है, निकल नहीं लिया? मैं बोल के रखा ना, टेम का तोड़ा। इधर पंगा पड़ा ना? क्या पंगा पड़ा? गोखले पहुंच गया। गोखले उधर आया? हाँ, बहुत कड़क बोलता था, गन चमकाता था, हूल देता था। मैं उसको भाव न देता तो शूट कर देता। भाव दिया उसको, और क्या करता? ना देता तो मगज उड़ा देता। क्या मांगता था? अपने भाई के कातिल की जानकारी मांगता था। क्या बोला? नाम बोला, पता बोला। अभी किधर गया? बोले तो कोलीवाड़ा ही गया।
रिकार्डो को थामेगा? ऐसे ही जान पड़ता है। और मुलगांवकर का नाम उछालता था, उसकी स्टोरी से होने वाले डैमेज का नक्शा खींच के बताता था। अकेला था? हाँ। खामोशी छा गई। अभी क्या करने का? घुसालकर व्यग्र भाव से बोला। क्या करने का? हाँ, देखता है। मेरे को क्या करने का? मैं रुके या प्रोग्राम के मुताबिक निकल ले? जवाब न मिला। लाइन कट गई। नीलेश कोलीवाड़ा पहुंचा। 100 रुपया होटल एक खस्ताल 4 मंजिला इमारत निकली, जो साफ आम रिहाइश के लिए बनी जान पड़ती थी, जिसे कि जबरन होटल बना लिया गया था। चौल जैसा होटल। उसने भीतर कदम रखा। भीतर कोई नहीं था। बाएं बाजू रिसेप्शन डेस्क था, वहां भी कोई नहीं था। काउंटर पर एक घंटी पड़ी थी, जिसे नीलेश ने 2-3 बार बजाया। जवाब में पिछवाड़े का एक दरवाजा खुला। चौखट पर एक आदमी प्रकट हुआ। उसने एक उड़ती निगाह नीलेश पर डाली और फिर रिसेप्शन पर डेस्क के पीछे पहुंचा। क्या मांगता है? वो रुक्ष स्वर में बोला। नीलेश ने घूरकर उसे देखा। घूरता काहे है? नीलेश ने उसे अपना आई कार्ड दिखाया। मिस्टेक हुआ बाप, तत्काल वो बोला। पर वर्दी बिना क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? वहीज बोला। क्या पता लगता है? नाम बोल। गोरे। अभी ठीक से बोलने का गोरे, ठीक से पेश आने का, वरना थोबड़े पर 2 पंच देगा, काला कर देगा। मांगता है? नक्को बाप, मैं जो पूछे उसका जवाब देने का। क्या जवाब देने का? टोन नीची रख के जवाब देने का। बरोबर बाप। चर्चिल रिकार्डो, गोवानी भीड़ू, नौजवान, लंबा पतला, क्लीन शेव्ड, सिर पर लंबे बाल, थोबड़े से लगता है कोई घंटी बजी। उसने सहमति में सिर हिलाया। इधर है? उसने फिर सहमति में सिर हिलाया। किधर? दूसरा माला, फ्रंट का रूम। अभी रूम में है? हाँ। उधर फोन है? नहीं। कैसे खबर करेगा? मैं पुलिस पूछता है। नहीं करेगा। करेगा तो तू अभी यहीं हॉस्पिटल केस। क्या नहीं करेगा? लिफ्ट किधर है? नहीं है। सीढ़ियां? उधर। लेके चल। क्या बोला बाप? दूसरे माले पर चल, दिखा फ्रंट कैसा होता है, फ्रंट का रूम कैसा होता है। हिचकिचाता हुआ वो रिसेप्शन के पीछे से निकला और भारी कदमों से उसके आगे आगे चला। दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उसने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। नीलेश बोला। फुट ले। राहत की सांस लेता गोरे वहां से रुखसत हुआ। सीढ़ियों पर पड़ते उसके कदमों की आवाज आनी बंद हो गई तो नीलेश आगे बढ़ा और निर्देशित दरवाजे पर पहुंचा। उसने कॉल बेल की तलाश में सामने निगाह फिराई तो पाया वो वहां नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर हिलडुल होने की आवाज हुई। कौन? पूछा गया। शेट्टी का भीड़ू, नीलेश बोला। कौन शेट्टी? अन्ना रघु शेट्टी। कौन भीड़ू? गायकवाड़। क्या मांगता है? शेट्टी का मैसेज डिलीवर करना मांगता है। किसको? चर्चिल रिकार्डो को, अगर वही दरवाजे के पार से बोलता है तो। खामोशी छा गई। अभी मैं रुके कि जाए? दरवाजा हिला, थोड़ा सा चौखट से अलग हुआ। झीरी में से एक चमकती आंख बाहर झांकती दिखाई दी। आंख से नीचे कमर के लेवल पर एक गन की नाल चमकती दिखाई दी। काफी खबरदार आदमी था चर्चिल रिकार्डो। अभी दरवाजा खुलता है। आवाज आई, तेरे को एंटर होने का और स्ट्रेट रूम के मिडल में आके रुकने का, घूमने का नहीं, शानपत्ती नहीं करने का। क्या बोले तो बरोबर। भीतर से दरवाजे को खींचा गया तो वो पूरा खुल गया। नीलेश सीधा भीतर दाखिल हुआ, 4 कदम आगे बढ़ा और ठिठका। दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ। कमरे में रोशनी का अभाव था। पहले गलियारे की रोशनी भीतर पड़ रही थी, जो दरवाजा बंद होते ही कट गई थी। उन हालात में वो उसे बड़ी आसानी से पीछे से, जैसा करने का कि वो स्पेशलिस्ट था, शूट कर सकता था। एकाएक कमरे की ट्यूबलाइट जली और उसमें उसकी तीखी रोशनी फैली। उसके पीछे पच्चाप हुई और फिर गन की नाल उसकी गर्दन से आकर लगी। उसने अपने खाली हाथ से बड़ी सफाई से उसकी पतलून की बेल्ट से उसकी गन खींच ली। अभी घूमने का, वो बोला, थोबड़ा दिखाने का। नीलेश बड़े यत्न से घूमा। उसकी निगाह अपने भाई के कातिल पर पड़ी। उसने नीलेश की गन परे एक स्टूल पर रख दी और अपनी गन ताने रहा। चर्चिल रिकार्डो ही है ना भीड़ू? नीलेश ने सहज भाव से पूछा। सवाल नहीं करने का, मैसेज बोलने का। मैसेज? अरे जो डिलीवर करने आया, शेट्टी का, यही बोला था ना? हाँ, अभी मैसेज बोलने का। शेट्टी तेरे को फौरन इधर से निकल लेना मांगता है।
पहले तो ऐसा नहीं मांगता था, अभी मांगता है। काहे? पुलिस तेरे पीछू, तू कभी भी पकड़ा जा सकता है। शेट्टी को कैसे मालूम? मेरे को मालूम ना, मैं शेट्टी का आदमी, इस वास्ते शेट्टी को मालूम। तेरे को कैसे मालूम? मैं पुलिस है ना। क्या? पुलिस है पण शेट्टी का आदमी है, मैं ही तेरे को सेफ इधर से निकालने का। पण पुलिस? बरोबर। क्या है पुलिस में? सिपाही, हवलदार, इंस्पेक्टर। क्या? जेब में हाथ डालने दे, आई कार्ड दिखाता है। पुलिस मेरे पीछू और 3 सितारों वाला फुल इंस्पेक्टर मेरे सामने खड़ेला है। ऐसीच है। कमाल है पण ऐसीच। रोकड़ा लाया है? रोकड़ा? मेरा पेमेंट, सुपारी, जिसका मैं वेट करता है, जो शेट्टी होल्ड करके रखा, इसी वास्ते तो साला इधर बैठेला है। शेट्टी ने मेरे को कोई रोकड़ा नहीं दिया, खाली मैसेज दिया जो मैं डिलीवर किया। शेट्टी का मैसेंजर एक पुलिस इंस्पेक्टर? ऐसीच है। दिखा। क्या? आई कार्ड किधर है? बटुए में। वो किधर है? कोट की भीतरी जेब में। निकाल 2 फिंगर्स से, नाइस एंड इजी, वरना बुलेट। नीलेश ने सावधानी से जेब से बटुआ बरामद किया, उसमें से आई कार्ड निकाला और उसे उसके सामने किया। उसने तनिक आगे झुककर उस पर लगी तस्वीर का मुआयना किया और उसका मिलान नीलेश की सूरत से किया। नाम भी पढ़, नीलेश धीरे से बोला। काहे? पढ़, पता लगेगा काहे। क्या गलाटा है? मैं साला कंफ्यूज होइला है। कंफ्यूजन में ही जॉब को बंगल किया ना, वरना अभी तक गोवा में सुपारी के रोकड़े से ऐश कर रहा होता। वो साला छोकरी पता नहीं किधर से टपका। छोड़ वो किस्सा। नीलेश ने हाथ ऊंचा करके आई कार्ड उसकी आंखों के सामने किया। ये देख, पढ़, नाम पढ़, अगर अनपढ़ नहीं है तो। कड़क बोलता है। अरे नहीं भीड़ू, मेरे को अनपढ़ बोलता है? नहीं, पढ़। नीलेश गोखले। उसने पढ़ा। तत्काल उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। गोखले? ये तो उस भीड़ू का नाम था जो। नीलेश ने आई कार्ड हाथ से निकल जाने दिया। हड़बड़ाए रिकार्डो की निगाह ने गिरते आई कार्ड का अनुसरण किया तो नीलेश ने उसके गन वाले हाथ पर प्रहार किया। गन उसके हाथ से निकल गई और परे जाकर गिरी। वो गन की तरफ झपटा तो नीलेश का घूंसा उसकी छाती से टकराया। वो दोहरा हुआ तो नीचे से घुटना उसकी ठोड़ी से टकराया। नीलेश ने फिर घूंसा चलाया तो उसके पांव उखड़ गए और वो परे बेड पर जाकर गिरा। नीलेश ने झुककर उसके हाथ से निकली गन उठा ली और उसकी तरफ तान दी। उसके कसबल निकल गए। वो व्याकुल भाव से कभी नीलेश को और कभी अपने पर तनिक गन को देखने लगा। नीलेश ने झुककर फर्श पर लुढ़का पड़ा आई कार्ड अपने काबू में किया। स्टूल पर से अपनी गन उठाई, उसकी गन से गोलियां निकालकर अपनी जेब के हवाले की और खाली गन को यूं फर्श पर फेंका कि वो लुढ़कती हुई बेड के नीचे कहीं जाकर गिरी। अभी मगज में आया हरामजादे, नीलेश दांत पीसता बोला। मैं उस सब इंस्पेक्टर का बड़ा भाई है जिसका तूने मर्डर किया। साले तू भी नहीं बचने का, वो फुफकारता सा बोला। फाड़ डालेगा। कैसे फाड़ डालेगा? तू तो पीठ पीछे से वार करने का स्पेशलिस्ट है। मेरे भाई को पीछे से शूट किया, सामने आकर खड़ा होता तो देखता कौन किसको फाड़ता। वो भी देखता, तू भी देखता। मैं अभी देखेला है ना, कर, क्या कर सकता है? गन हाथ में है, इस वास्ते ताकत बताता है। अभी तू कैसे ताकत बताता था? तेरे कब्जे में तो 2 थी। साले हरामी, ताकत हथियार से नहीं आती, हौसले से आती है। क्या? उसके मुंह से बोलना फूटा। अभी तू गिरफ्तार है। तेरे पर एक पुलिस ऑफिसर के डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का चार्ज है। मैं नीलेश गोखले, इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, तेरे को अरेस्ट करता है। उठ के खड़ा हो। वो ना हिला। खड़ा हो वरना। क्या करेगा? शूट करेगा? गोली मारेगा? गोली मारेगा तो तुम मर जाएगा। तेरी किस्मत में आसान मौत किधर है? अभी टांग तोड़कर हाथ में देगा, पीछू देखेगा। क्या? उसके होंठ भींचे, उसकी आंखें कटोरियों में घूमी। उठ के खड़ा हो। वो उठा। आगे चल। उसने आगे कदम बढ़ाया। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। रिकार्डो की आंखों में आशा की चमक आई। अब क्या करेगा? वो बोला। मेरे को संभालेगा या जो दरवाजे पर आया है उसको? तेरे को। कैसे? ऐसे। उसने गन को नाल की तरफ से पकड़ा और मूठ का भरपूर प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। निशब्द वो रेत के बोरे की तरफ फर्श पर ढेर हुआ। नीलेश ने उसकी पसलियों को अपने जूतों की नोक से टहुक कर तस्दीक की कि वो अचेत था। दस्तक फिर पड़ी। उसने गन को फिर मूठ से पकड़ा और आगे बढ़कर सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर सब इंस्पेक्टर गोपीनाथ आपटे खड़ा था।
उस घड़ी उसकी तरह वो भी वर्दी में नहीं था। आपटे, उसके मुंह से निकला। तू? आपटे ने जवाब न दिया। उसने नीलेश के कंधे पर से उचक कर भीतर निगाह डाली। देवा, उसके मुंह से निकला। इधर कैसे पहुंच गया? नीलेश बोला। बोलूंगा, अभी तुम्हारे लिए खास खबर, बल्कि वार्निंग। वार्निंग बोला। हाँ। क्या? बाहर सड़क के पार एक कार खड़ेली है जिसमें अन्ना रघु सेट्टी बैठेला है, साथ में प्रकाश ढोलकिया है। मालूम? नहीं, पर अच्छा है वो इधर ही आ गया। अब मेरे को उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। गोखले, ही इज ऑन द रन। बोले तो? उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ ना। नया डीसीपी उसको क्वेश्चनिंग के वास्ते इन मांगता है। सेट्टी जाहिर है कि गिरफ्तार होना नहीं मांगता, इसलिए निकल लिया। तुझे मेरी खबर कैसे लगी? कैसे मालूम पड़ा मैं इधर था? कल मैंने काल्या खोपड़े के बारे में बोला था, जो कि कभी भाई लोगों का आदमी होता था, जिसको मैंने तुम्हारे भाई के कातिल का हुलिया बारीकी से बोला था, और जो बोला था कि उस बाबत वो गोवा अपने एक कॉन्टेक्ट से बात करेगा। मैंने बोला था कि उसने कोई काम की बात बताई तो मैं तुम्हें खबर करूंगा। उसने काम की बात बताई तो आगे खबर करने को मेरे को तुम किधर मिले नहीं। क्या काम की बात बताई? अब क्या फायदा, अब तो बात की पॉलिश ही उतर गई। फिर भी बोले तो? भाई लोगों ने तेरे भाई को टपकाने के लिए गोवा से हिटमैन इंपोर्ट किया था। उधर चर्चिल ब्रदर्स करके 3 भाई हैं जो कि सुपारी किलर्स हैं, और इस सिलसिले में अंडरवर्ल्ड में खूब जाने पहचाने जाते हैं। उनमें सबसे छोटा चर्चिल रिकार्डो है, जिसकी बाबत काल्या खोपड़े ने पता निकाला कि किसी पुलिस वाले को हिट करने के लिए वो मुंबई पहुंचा हुआ था। खोपड़े ने ही मेरे को उसका हुलिया बताया, जो कि तेरे भाई के कातिल के हुलिये से ऐन मिलता था, और ये पता निकाल के दिया कि वो अभी मुंबई में ही था और इधर होटल साई कृपा में छुप के बैठेला था। खोपड़े से मिली इस टिप को कंफर्म करने के लिए मैं इधर आया था कि मैंने बाहर तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी देखी थी। रिसेप्शन से पता निकाला कि चर्चिल रिकार्डो इस कमरे में था और तुम भी इधर ही पहुंचेले थे, अकेले, खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कौन? खास तुम्हारे भाई का कातिल। बोले तो ये सोच के नॉक किया कि शायद मेरी हेल्प की जरूरत हो, पर उसने भीतर फर्श पर लुढ़क पड़े रिकार्डो पर निगाह डाली। गलत सोचा। शेट्टी अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर कार में बैठेला है, तो जैसे तेरे को खबर वैसे उसको भी खबर होगी कि मैं भीतर हूं। हाँ, फिर तो वो किसी भी टाइम इधर पहुंच सकते हैं। फिर तो जो खतरा मेरे को है वो आपटे तेरे को भी है। नहीं, उन दोनों में से कोई मेरे को नहीं पहचानता। ना मैं वर्दी में हूं, ना मैं तुम्हारी तरह पुलिस की शिनाख्त पीली मोटरसाइकिल पर इधर आया। मेरे को उन्होंने देखा होगा तो इधर का कोई रेजिडेंसी समझा होगा। तो हम एक एडवांटेज को कैश कर सकते हैं। कैसे? इससे पहले कि वो इधर पहुंचे मैं उधर पहुंच सकता हूं। बोले तो? मैं अभी बाहर निकलूंगा और अपने को टुन जाहिर करूंगा। नशे में झूमता लड़खड़ाता होने की एक्टिंग करता, मुंह में सिगरेट लगाए मैं यूं उनकी कार के करीब पहुंचूंगा जैसे मेरे को उनसे माचिस मांगता था। मेरा ब्लफ चल जाएगा। मैं कार के पास पहुंचकर अपनी गन से उनको कवर कर लूंगा। एंड ऑफ द स्टोरी। नॉनसेंस। क्यों भला? वो बड़ा मवाली ऐसे ब्लफ में नहीं फंसने वाला। तुम्हें क्या मालूम? है ना मालूम? नहीं मालूम। तुम्हारे पास भी गन है। तुम नीचे होटल के मेन डोर के भीतर छुप के रहना और मेरे को कवर देना। देखना सब ठीक होगा। पागलपन है। करेक्ट स्टेप पुलिस को फोन करना है। मालूम, पर पुलिस के इधर पहुंच पाने के पहले वो सब फिनिश करके इधर से निकल लेंगे। नीलेश सोचने लगा। जो फैसला करना है जल्दी करो, टेम का तोड़ा है। पुलिस को फोन फिर भी लगाने का नीलेश निर्णायक भाव से बोला। इधर का सिचुएशन का कंट्रोल रूम में भी खबर करने का, और जो तू बोला वो भी करने का। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। नीलेश ने अपने कहे मुताबिक फोन लगाया। फिर दरवाजे को बाहर से बंद करके दोनों नीचे पहुंचे। इधर से मेरे को कवर देना, आपटे बोला। नीलेश ने सहमति में सिर हिलाया और गन निकालकर होटल के प्रवेश द्वार की ओट में हो गया। रिसेप्शन के पीछे मौजूद गोरे आंख फाड़े सब नजारा कर रहा था। आपटे ने अपनी जेबें टटोलते लड़खड़ाते हुए बाहर कदम रखा। उसने अपनी एक जेब में से सिगरेट बरामद किया और उसे होठों में दबाकर माचिस के लिए जेबें टटोलने का अभिनय किया। फिर यूं जाहिर किया जैसे पहली बार एहसास हुआ हो कि सड़क से पार एक कार खड़ी थी और उसकी फ्रंट सीट पर 2 भीड़ू मौजूद थे। झूमते लड़खड़ाते उसने सड़क पर कदम रखा और आगे कार की तरफ पहुंचा। माचिस है भाया? कार के करीब पहुंचा वो बोला। है ना? शेट्टी बोला। देता है। थैंक यू बोलता है भाया। शेट्टी ने जेब से गन निकाली और आपटे के कार के करीब पहुंच पाने से पहले ही उसे शूट कर दिया। खामोश वातावरण में गोली की आवाज जोर से गूंजी। आपटे धड़ाम से सड़क पर ढेर हुआ। नीलेश जोर से चिल्लाया
और दरवाजे की ओर छोड़कर गन सामने ताने उसका घोड़ा खींचता तूफानी रफ्तार से सामने कार की तरफ भागा। कार के शीशे चटकने की आवाज आई। शेट्टी ने फायर किया। गोली नीलेश के जिस्म से टकराई और वो फिरकी की तरह घूम गया। उसके घुटने मुड़े और वो धड़ाम से एक कंधे के बल सड़क पर गिरा। गन उसके हाथ से छिटककर पता नहीं कहां जा गिरी। बड़े यत्न से वो सीधा हुआ तो उसने पाया कि शेट्टी कार से निकल आया हुआ था और अब उसके सिर पर खड़ा था। गद्दार, दोनों हाथों से गन थामकर उसकी तरफ तानता वो नफरत भरे स्वर में बोला, नाशुक्रा, पुलिस का कुत्ता, कुत्ते की तरह ही मरेगा साला हरामी। दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज गूंजी। तू भी नहीं बचेगा, नीलेश बड़ी मुश्किल से कह पाया। तेरे को देखना नसीब नहीं होगा साले हरामी कि मैं बचा कि नहीं। बॉस, पुलिस, पीछे कार में से ढोलकिया चिल्लाया, निकल लेने का। अभी अभी। शेट्टी ने झुककर गन की नाल नीलेश के माथे से सटा दी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा साले, वो बोला। पुलिस का, कानून का अक्खा निजाम मेरी जेब में है। मैं साला बिका हुआ रिश्वतखोर पुलिस या कुत्ता ही तुम्हारा, मेरा कोई कुछ। दूर सड़क के सिरे से मोड़ काट कर वहां दाखिल होती फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियां प्रकट हुई। बॉस, ढोलकिया आतंकित भाव से चिल्लाया, मैं जाता है। शेट्टी ने हड़बड़ाकर सिर उठाया तो ढोलकिया को कार स्टार्ट करके उसे गियर में सरकाते पाया। अबे हलकट, वो चिल्लाया, क्या करता है? कार तोप से छूटे गोले की तरह सड़क पर भागी। रोक साले रोक। ढोलकिया को अपनी जान की पड़ी थी, उसने जैसे सुना ही नहीं। गालियां बकता, असहाय भाव से कंधे उचकाता शेट्टी निगाहों से ओझल होती अपनी कार को देखता रहा। फिर वो पहले से ज्यादा हिंसक भाव से नीलेश की तरफ घूमा। अब मर साले। कई फायर एक साथ हुए। शेट्टी की टांगे मुड़ी, उसका शरीर हवा में लहराया। धड़ाम से फर्श पर गिरने से पहले उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। परे फुटपाथ पर एक बिजली के खंभे से पीठ सटाए, सामने टांगे फैलाए, राख जैसा सफेद चेहरा लिए हाफता सा आपटे पड़ा था और उसकी उंगलियों में उसकी धुआं उगलती गन अटकी हुई थी और उसकी आंखें मुनती जा रही थी। गोखले, वो होठों में बुदबुदाया, मैंने तेरे भाई का मौत का बदला ले लिया। नीलेश के कंधे में गोली लगी थी। उसे फौरन करीबी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ। कंधे से गोली निकाली गई और उसे खतरे से बाहर घोषित किया गया। होश में आते ही उसने सबसे पहले आपटे के बारे में सवाल किया। वो अभी क्रिटिकल लिस्ट पर है, उसे बताया गया। उसे 2 गोलियां लगी थी। छाती में से गोलियां निकाल दी गई है, लेकिन बचेगा या नहीं 24 घंटे बाद मालूम पड़ेगा। आधी रात को थोड़े अरसे के लिए उसे प्रेस का सामना करने लायक घोषित किया गया। उसके रूम में ही प्रेस, जिसमें अनूप जोशी भी था, और टीवी वालों का जमघट लगा और उस पर सवालों की बौछार हुई जो उसने किसी तरह से झेली। उसी भीड़ में उसे हनी बियांको भी दिखाई दी। जब मीडिया को वहां से बाहर किया जाने लगा तो उसने 2 मिनट के लिए हनी से बात करने की इच्छा व्यक्त की। हनी को उसके करीब आ जाने दिया गया। कैसे हो? वो व्यग्र भाव से बोली। मैं ठीक हूं। राजेश का कातिल मैंने ट्रेस कर लिया था। गोवा से खास इस काम के लिए बुलाया गया चर्चिल रिकार्डो नाम का वो गोवानी था, सुपारी किलर। तेरे को उसके रूबरू कराया गया? हाँ। तूने उसकी शिनाख्त की? पॉजिटिव, एब्सोल्यूट। निगाह पड़ते ही साफ पहचाना। फिर तो फांसी पर झूलेगा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से तुमने अपने भाई का इंसाफ किया। पता नहीं मैंने क्या किया, पर जो हुआ उसकी मेरे को खुशी है। मेरे को भी। अब तुझे कोई खतरा नहीं, किसी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। पहले जैसी नॉर्मल लाइफ होगी अब तेरी। नहीं होगी। बोले तो? राजेश बिना कैसे होगी? वो फफक कर रो पड़ी। हौसला रख, वक्त बड़े बड़े गम भुला देता है। वो मेरा भी तो भाई था, मैं भी तो झेलेगा, भुगतेगा, नहीं? हाँ। इधर से छुट्टी मिले, उठ के पैरों पर खड़ा हो, फिर मिलता हूं। उसने सहमति में सिर हिलाया। आंसू पोंछ और जा। वो चली गई। फिर अनूप जोशी उसके करीब पहुंचा। बाकी मीडिया के पास जनरल स्टोरी है, नीलेश बोला। एक्सक्लूसिव स्टोरी खाली एक्सप्रेस के पास है। राजी? हाँ। पूछ, कुछ और पूछना मांगता है? हाँ, पूछ। अनूप जोशी ने कुछ खास सवाल पूछे जिनके समुचित जवाब नीलेश ने उसे दिए। संतुष्ट वो वहां से गया। रात के 2 बजे उसका एसएचओ मात्रे वहां पहुंचा। कैसा है गोखले? वो बोला। ठीक। अन्ना रघु शेट्टी को ढेर कर दिया, बड़ा काम किया। मैंने नहीं, आपटे ने। दोनों ने। बहरहाल बड़ा डॉन ढेर हुआ। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कमर टूट गई। घुसालकर का क्या हुआ? उसने पीछे सब गलाटा होने से पहले गोवा की फ्लाइट पकड़ ली थी, लेकिन गोवा भी इंडिया में ही है, बच नहीं सकता। ऐसा? हाँ।
चर्चिल रिकार्डो ने अपने इकबालिया बयान में साफ बोला है कि तेरे भाई की सुपारी उसे घोसाल करने दी थी। कत्ल करना और कत्ल के लिए उकसाना दोनों बराबर के क्राइम होते हैं। पकड़ मंगवाएंगे घोसालकर को। बढ़िया। किशोर मुलगांवकर का या उसकी तस्वीरों का अभी कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन शेट्टी की मौत के बाद अब न तो मुलगांवकर का अज्ञातवास जरूरी रह गया है और न उन तस्वीरों की कोई अहमियत रह गई है। वो तस्वीरें जिसके खिलाफ ब्लैकमेल का हथियार थी, जब वही नहीं रहा तो तस्वीरें किस काम की। ब्लैकमेल क्राइम है। मुलगांवकर सामने आए, देखना वो राजी से तस्वीरें सौंपेगा। बढ़िया। शिवराज सावंत का क्या होगा? मेरा भाई उसके खिलाफ इकलौता चश्मदीद गवाह था, वो तो रहा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजेश गोखले की गवाही रिकॉर्ड में है। उसके कत्ल की वजह प्रत्यक्ष है, रिकॉर्ड बोलेगा। घुसालकर तस्दीक करेगा। राजेश का कत्ल उसको गवाही से रोकने के लिए हुआ था। शेट्टी की मौत के रूप में अब सावंत की ब्लैकमेल भी नहीं चल सकती कि उसे ना बचाया गया तो शेट्टी की पोल खोल देगा। वो पोल पहले ही खुल चुकी है। मुलगांवकर सामने आ जाए, तस्वीरें सामने आ जाए और खुल जाएंगी। सावंत फांसी पर झूलेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। बढ़िया। शेट्टी का बॉडीगार्ड प्रकाश ढोलकिया अपने बॉस को डिच करके मौकाए वारदात से भाग गया था, पर वो भी पकड़ा जा चुका है। उसने गा गा कर अपना बयान दिया है और भागने की वजह ये बताई है कि खून खराबे में शरीक नहीं होना चाहता था। लगता है भाई लोगों का प्यादा नहीं था। वैसा बॉडीगार्ड था जैसा सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया जाता है, जैसा कोई भी हायर कर सकता है। वो नौकरी कर रहा था, ड्यूटी बजा रहा था बस। शेट्टी को खबर कैसे लगी थी कि मैंने अपने भाई की सुपारी किलर का पता पा लिया था और अब उसके पीछे था? ढोलकिया ने ही बताया कैसे लगी। तूने चर्चिल रिकार्डो का पता घोसालकर से निकाला था। तेरे घोसालकर के पास से निकलते ही उसने शेट्टी को फोन लगा दिया था और उसे इस बात की खबर कर दी थी। गोखले, शेट्टी ने तेरे को बहुत कम करके आंका, जो तेरे से निपटने के लिए ढोलकिया को लेकर खुद निकल पड़ा। और रातों रात शेट्टी के बहुत ठियों पर छापे पड़े हैं और बहुत पर अभी पड़ रहे हैं। बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं। शेट्टी के जुआ घर और रंडी खाने कुछ छापों की वजह से बंद हो गए हैं और कुछ छापों की दहशत से बंद हो गए हैं। इन तमाम बातों का सेहरा तेरे सिर पर है। तूने डीसीपी के साथ ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करना कबूल ना किया होता तो कुछ ना हो पाता। सेहरा तो डीसीपी के ही सिर है या महकमे के सिर है? मेरा सवाल है, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? हाँ, मुश्किल सवाल है, जवाब दो। डीसीपी पाटिल सख्त हाकिम है। कॉम्प्रोमाइज नहीं सीखा, माफ करना नहीं सीखा, सजा को रिफॉर्म के लिए जरूरी समझता है। इस वास्ते नौकरी तो गोखली तेरी जाएगी, लेकिन घोसालकर और ऑर्गेनाइजेशन के प्यादों सिपह सालारों के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर जेल जाने से बच जाएगा। डीसीपी ऐसा बोला और आगे ये बात तेरे तक पहुंचाने को मेरे को बोला। गोखले, तेरी गति कोर्ट अप्रूवर बनने में ही है। हाँ बोल। नीलेश खामोश रहा। गलती किसी से भी हो सकती है। हराम के रोकड़े का सम्मोहन किसी को भी पतन के गर्त में गर्क होने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन नादान वो नहीं है जो गलती करता है। नादान वो है, अहमक वो है, लूजर वो है जो गलती से सबक नहीं लेता। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। क्या बोला? महकमे में मैं अकेला करप्ट कॉप हूं? कौन बोला ऐसा? पर एक्सपोज तो तू हुआ है, पकड़ा तो तू गया है। गलत। एक्सपोज मैंने खुद अपने आप को किया। अपनी मुंडी मैंने खुद डीसीपी के हाथ में दी। उसी वजह से तो तुझे वादा माफ गवाह बनने का, कोर्ट अप्रूवर बनने का मौका मिल रहा है। कैश कर इस मौके को, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का। मीडिया में तेरी वाहवाही होना लाजमी है। अनूप जोशी मेरे को मिला था, वही कह रहा था कि एक्सप्रेस तुझे बड़ा बिल्डअप देगा, हीरो की तरह प्रोजेक्ट करेगा। मुझे क्या फायदा होगा? तेरी छवि सुधरेगी, लोग तुझे बहादुर पुलिस ऑफिसर तस्लीम करेंगे जिसने जान की बाजी लगाकर अपने पुलिस ऑफिसर भाई की मौत का बदला लिया। जब पता लगेगा कि मैं शेट्टी का भड़वा था तो थू थू करेंगे। फूल के साथ कांटे होते ही हैं गोखले, जो हाथ चांटा लगता है वो सहलाता भी है। ठीक, अब बोल क्या जवाब है तेरा? उसने घूर कर नीलेश को देखा। अभी भी सोचता है? गोखले, दान की बचिया के दांत नहीं गिनते। जेल नहीं जाना चाहता तो हाँ बोल। जेल लगेगी तो कितनी लगेगी? 5 साल कम से कम। अभी मेरी क्या पोजीशन है? बोले तो गिरफ्तार हूं। नहीं, लेकिन क्या लेकिन? उठ के चल दे, ऐसा भी नहीं है। वजह? बयान होगा ना ऑन रिकॉर्ड, डीसीपी की मौजूदगी में। ओह, लेकिन हाँ बोलेगा तो वह सब फॉर्मेलिटी ही होगी। ठीक है। क्या ठीक है? हाँ बोला मैं,
वादा माफ गवाह बनना मेरे को मंजूर। शाबाश, ऐन सही फैसला किया। नौकरी से बेइज्जत होकर निकाला जाना, खड़े पैर बेरोजगार होना मेरे को मंजूर। गोखले गोखले, 5 साल जेल में काटने के मुकाबले में ये बहुत मामूली सजा है। हाँ बोला ना मैं। गुड। सुबह आचार्य अत्रे पधारे। साधुवाद बोलने आए। वो बोले, किस बात के लिए? नीलेश बोला, शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए, गुडसन बनने के लिए। कैसे जाना? एक्सप्रेस के लेट सिटी एडिशन में पढ़ा। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है, इसलिए हमारी तुम्हें राय है, बीती ताही बिसरी दे, आगे की सुधी ले। मैं ऐसा ही करूंगा, फिर कभी वो राह नहीं पकड़ूंगा जिसमें मजा कम है, सजा ज्यादा है। हम प्रसन्न भय, अभी ये पकड़ो। क्या? वसीयत, तुम्हारी अमानत, तुम्हारे भाई की अंतिम इच्छा। अब उसकी आत्मा भी चैन पाएगी, नहीं? हाँ हाँ। गॉड ब्लेस यू माय डियर। समाप्त। तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का आखिरी भाग। ये भाग आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।